हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का NIOS का पेंटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की लोक कला। दोस्तों आपको लोक कला से मतलब तो समझ में आता ही होगा कि हम उन कला के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जो आज कल आप शादी विवाह हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें आप घरों के बाहर आप पेंटिंग बनाते हो, रंगोलियाँ बनाते हो। इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे कलाओं में और हमारे देश के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। भारतीय लोक कला में आर्य ने पूर्व की संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। समझ भारत के पारंपरिक जीवन में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, विश्वास साथ साथ पनपे हैं। तंत्र शक्ति, वैष्णव, वैद्य जैसे सांप्रदायिक लोक कलाकारों के जीवन में महत्वपूर्ण है। आपको पता है हमारे देश में तंत्र शक्तियाँ बहुत मान्यता दी जाती है और वैष्णव लोग भी होते हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी कुछ कम नहीं है। ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशल की वस्तुओं की आवश्यकता स्थानीय कलाकारों ने शिल्पकारों द्वारा पूरी होती है। ठीक है, ये आवश्यकता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। कर्मकांडी होती है, जो कर्म कांड होते हैं, एक अनुष्ठानिक जो अनुष्ठान हम करते हैं किसी चीज़ की, इसे कर्मकांडी भी कह सकते हो या अनुष्ठानिक भी कह सकते हो। उसके बाद है उपयोगितावादी, जो उपयोग हमारे लिए की जाती है। उसके बाद वैज्ञिकता। दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही जरूरी होती है हमारे आज की संस्कृति में। ठीक है, कर्मकांडी लोक कला की भी कई प्रकार की है, जैसे पट जो होता है, पट चित्र, पिच आई, कल्पना, क्योंकि कल्पना से भी चित्र हम बनाते हैं। देखो दोस्तों आप लोग कल्पना बहुत बनाते हो। तथा कोलम जो होती है मुख्य तौर पे हमारी जो है कोई भी ओकेशन में बनाई जाती है। दिवाली वाली जो होती है भारत के त्यौहार है, इसमें बनाई जाती है। लकड़ियों पर सजावटी खुदाई हुई सुई, डोरे की कढ़ाई, डालियाँ बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना आदि मूल रूप से उपयोगितावादी लोक कलाएँ हैं। देखिए उपयोगितावादी लोक कला कौन सी होती है दोस्तों, जो आप लोग सुई और धागे से बनाते हो। ठीक है, डालियाँ बनाते हो, कढ़ाई बनाते हो, तो आप देखोगे गांव में ये चीज़ें बहुत ही बनाई जाती है। ठीक है, और यह काम किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ग्रामीण कलाकार द्वारा किया जाता है। इसमें कोई तरह का अधिक प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। आपने देखते होंगे कि आपके माता पिता जो होते हैं डालियाँ उलियाँ बनाते रहते हैं। ये गांव क्षेत्र में अधिक बनाई जाती है, या शहर में भी बहुत से जो महिलाएं हैं जो अपना टाइम अच्छे निकालना चाहती है तो इन चीज़ों में बनाने में ही लगाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती है। कहते हैं दोस्तों ये पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पक्की मिट्टी से बनी खिलौने की परिकल्पना मुश्किल से कई परिवर्तन आया है। आपने देखा होगा कि बचपन में आपने मिट्टी के बर्तन जो होती है, मिट्टी के खिलौने से खेले होंगे और आजकल बहुत ही बनाई जाती है। पुराने समय में पक्की मिट्टी की बनाई जाती थी, लेकिन आज पक्की मिट्टी की जगह पर किसने ले लिया दोस्तों? हाँ सही कह रहे हो आप, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें ले लिया है। लेकिन पहले जो बच्चों को हम दिया करते खिलौना मिट्टी के बने हुआ करते थे। 5000 वर्ष पूर्व में हड़प्पन संस्कृति के दौरान इसी प्रकार के खिलौने बनते दिखाए गए हैं। वैसे कुछ लोक कलाकार समय समय पर कुछ वैश्विक तौर पर नए स्वरूप देने का प्रयोग करते रहे हैं, जिससे नई लोक कला की सृजन होती है। ये कलाकार पुरानी शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नई शैली को जन्म देती है। इस प्रकार के नवीन प्रयोग मधुबनी चित्रकला, जो आजकल हम मधुबनी चित्रकला के नाम जाना जाता है, कथा और काली घाट के पत्र चिट्ठी दिखाई देती है। दोस्तों मधुबनी जो है मधुबनी एक राज्य का नाम है, लेकिन इस जगह जो है काफ़ी इन तरह के चित्रों की बनाई जाती है, इसलिए इसको मधुबनी चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, कोलम चित्रकला जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे आप देख ही रहे होगे कि जो एक महिला है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। आप भी दिवाली हो या कोई अच्छे ओकेशन होता है, आप घर के बाहर बनाते हो, तो इसी तरह से जो कोलम बनाई जाती है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है और ये आम होती है। देखिए जो मैंने कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि पेंटिंग जो होती है, चाहे कोई भी हमारा पढ़ाई होता है, वो हमारे जीवन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरी बातें जो मैं बताता हूँ उसमें उसको समझा कीजिए और सोचा कीजिए, आपको पेपर देने में कोई कठिनाई नहीं आएगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो मेरी वीडियो है हर एक व्यक्ति तक पहुँचे जो इसकी ज़रूरत है, जो नया इसमें पढ़ते हैं, जिनको ज़रूरत है। ठीक है, जिनको समझ में जल्दी नहीं आती है। मैं अपनी कोशिश बहुत करता हूं कि आप लोगों से अच्छे समझा सकूं। अगर आपको समझ में नहीं आती है, कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप कीजिएगा, मैं आगे अपना जो सिलेबस है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, हमारा जो टॉपिक ये बताया गया है वो है कोलम। कोलम क्या होता है दोस्तों? देखो शीर्षक इसका नाम दिया है कलश के फर्श पर की गई चित्रकारी। देखिए कलश के फर्श पे की जाने वाली चीज़ों को हम कॉलम ही कहते हैं, और कॉलम जो होती है मैक्सिमम फर्श पे ही की जाती है। शैली जो है इसको कॉलम नाम दिया गया है। कलाकार कोई अज्ञात घरेलू महिलाएं हो सकती है। ठीक है, ये जो है घरेलू महिलाएं इसमें बहुत ही इंटरेस्ट रखती है कॉलम करने में। ठीक है, आपको भी पता है और मुझे भी बात पता है। माध्यम जो होती है चावल की पट्टी तथा रंग। आपको पता है कॉलम जो बनाई जाती है चावल को रंग दी जाती है और
चावल को रंगने के बाद विभिन्न विभिन्न कलरों में और जो घर के बाहर लगा जाती है। या आप लोगों को पता है कि जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं वो बाज़ारों में मिलते हैं और हम उसको ला के बनाते हैं, कई बार बनाया भी गया है, ठीक है। और समय जो है 1992 में ऐसी काम बहुत की जाती थी, लेकिन आज के समय में तो सब चीज़ों ने किसी और चीज़ों ने जगह ले लिया है। उपलब्ध के स्थान का तमिलनाडु में तंदूर के पास एक बस्ती में ये देखी गई थी काफ़ी, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। अब इसमें क्या कहता है सामान्य बातें कि विश्व भर की सभी संस्कृतियों में फर्श की सजावट करने का बड़ा प्रचलित रूप था, ठीक है। आपको पता है ना फर्श पे डिज़ाइन बनाना सबको अच्छा लगता है। आज आपको पता है कि लोग क्या करते हैं वहाँ पर कि फर्श लगाते हैं, टाइल लगा देते हैं विभिन्न विभिन्न कलरों के, विभिन्न डिज़ाइनों के, लेकिन ऐसा पहले के समय में नहीं हुआ करता था। भारत में भी देश के हर एक भाग में अलग अलग माध्यम से फर्श पर सजावट की जाती है। कहीं पर ये कल्पना, कहीं पर रंगोली, कहीं पर कोलम, कहीं साजी सजावट के लिए विभिन्न माध्यम है। देखिए ये सारे माध्यम की बात बताई गई है, ठीक है। कहीं कल्पना से भी हम बना लेते हैं, कहीं रंगोली, कोलम, आजकल तो मोबाइल पर देख के भी बंदे बना लेते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में सांस्कृतिक धार्मिक त्योहारों के अवसर पर कोलम बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धार्मिक जो त्यौहार होते हैं ना उसमें बहुत ही इसको शौक से लोग बनाते हैं, ठीक है। पेंगला तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर प्रत्येक घर के सामने तथा पूजा की देवी के सामने स्थान पर फर्श पर सजावट या कार्य की जाती है। आपको पता है पूजा पाठ जहाँ पर होती है ना तो ऐसे कोलम जरूर बनाते हैं। फर्श की सजावट के अन्य भारतीय माध्यम की भांति कोलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। देखो दोस्तों, इसको भाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि कोलम द्वारा सजावट करने की परिकल्पना तथा उसका मूल्य पारंपरिक है। यह फूलों के ज्योतिमय रूप से बनाई जाती है। देखिए फूलों के ज्योतिमय रूप देके फिर बनाई जाती है। इसके लिए फर्श पर पानी छिड़क कर उसे गीला या गिलन भर कर देना चाहिए। मोटे चावल को पीस कर उसकी पाउडर को अंगूठों तथा आगे की उंगली के बीच पकड़ कर रखते हैं। हाथ घुमाता जाता है, पाउडर की उंगली को आगे रखा जाता है और ये चावल की पाउडर को फर्श पर गिरने दिया जाता है। फर्श पर जो आकृति बनाई जाती है, ठीक है, वह पुण्य निर्धारित होती है। पहले से हम निर्धारित कर लेते हैं कि भाई हमने कैसे आकृति बनाना है। आवश्यकता यह है कि चावल का पाउडर लगातार बिना किसी रुकावट के गिरना चाहिए। देखिए जैसे आप मेहंदी लगाते हो ना हाथों में, तो वो उसमें देखते हो अगर आप रुक रुक के लगता है तो वो थोड़ा डिज़ाइन गलत बनता है। तो आप दबाव डालते हो, प्रेशर डालते हो, उसमें बहुत ईजिली वो बनता जाता है। तो सेम बात इसमें भी होती है कि जब आप उंगली से गिरा रहे हो उसको तो वो कंटिन्यू गिरना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब गिरता है। तो जो प्राकृतिक फर्श पर बनाई गई है वह उभर जाती है। लगातार अनुभव प्राप्त करते रहने से यह कलाकृति अच्छे तरीके से बन जाते हैं। युवा लड़कियां अपनी माँ, दादी, नानी माँ से कला को सीखती है। सही बात है, जो युवाएं हैं, जो हमारी जो बहनें सब हैं वो इन्हीं चीज़ों से सीखती है। इस सांस्कृतिक उद्देश्यों के अतिरिक्त यह क्रिया जिंदगी का सही अर्थ भी समझाती है। देखिए ये समझ कहते हैं, मैंने कहा है कई बार कि ये पढ़ाई लिखाई जो होती है बहुत कुछ सिखा के चली जाती है, लेकिन व्यक्ति क्या होते हैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। नहीं दोस्तों, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है हमने, पढ़ाई हमने करना है समझने के लिए। जो समझने के लिए पढ़ता है ना वही कामयाब हमेशा होता है। चावल का पाउडर आसानी से मिल जाता है, उसे यह भी सिद्ध होता है कि कला के जीवन में इस अंश का भी ध्यान रखना चाहिए। कोलम पेंटिंग एक गृहिणी बनाती है, ठीक है ना, एक हाउस वाइफ मैक्सिमम बनाती है और इसे कलाकार स्वतंत्र रूप से कलाकृति बनाना सीखता है। इस संदर्भ में अलग अलग सांकेतिक आकार जैसे कि घोड़े, लैंप, नारियल के पेड़ प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी भारतीय ग्रामीण जीवन के अनिवार्य अंग हैं। ये मूल रूप से ज्योतिमय आकार के होते हैं जिनमें लाल, नारंगी, नीले, पीले और गुलाबी चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी ही आज जो है हर क्षेत्र में ऐसे कलाकृतियों को बनाई जाती है। अगला जो हमारा है दोस्तों, देख ही रहे होगे, फुलकारी। फुलकारी जो होता है मैक्सिमम दरी या बिछाने वाले जो चीज़ होती है उन पे बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें अपनी एक खासियत लेके ये बैठा पड़ा है। देखते हैं कि इस चीज़ों में इसकी क्या खासियत है और कब से बनाई गई और कब इसके बारे में क्या हमें इन्फॉर्मेशन देती है। ये भी आप लोगों के लिए सामान्य ही दिखता होगा, लेकिन इसकी भी अपनी एक विशेषता है। फुलकारी जो मेनली है उसका शीर्षक जो है चादर है। मैंने पहले कह चुका हूँ चादर पे बनाई जाती है। कलाकार जो है अज्ञात है, ठीक है। जो हमारा पीछे जो दिया गया उसके बारे में कोई भी चित्रकार जो किसने किया इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। शैली जो है फुलकारी है और माध्यम है कपड़े की कढ़ाई। आपने कपड़े की कढ़ाई तो जानते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय है समकालीन बनाई गई थी ये। अब फुलकारी क्या होती है देखते हैं, फुलकारी के बारे में क्या अपना बताने की कोशिश कर रहा है। फुलकारी का वास्तविक अर्थ होता है फूलों का काम। देखिए फूलों का काम क्या होता है, जो बड़े बड़े चादर होते हैं उन पे की जाती है। आजकल हर एक जो महिलाएं हैं जो कढ़ाई की होती है साड़ियाँ, उन पे बहुत आकर्षित होती है। तो इसी तरह से फुलकारी भी बनाई जाती है। ये नाम
नाम एक प्रकार की कढ़ाई का है जिसे पंजाब में प्राय ग्रामीण महिला करती है, मैक्सिमम पंजाब क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, यह कढ़ाई का काम छोटे बड़े कपड़ों पर किया जाता है। ये कपड़े अलग अलग कामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घूंघट के लिए, शीश ढकने के लिए, पहनने वाले कपड़े, चादर बिस्तर को ढकने के वाले कपड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह कढ़ाई का काम मोटे कपड़ों पर चमकीले सिल्क के टुकड़ों को मोटे कपड़े के पीछे की ओर रफू करके सी दिया जाता है। ये टाँके गिनते हुए होते हैं। आपको पता है कि ये टाँके लगाए जाते हैं और इसके बारे में आपको अधिक समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपको खुद ही सारी नॉलेजें हैं। ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं वो अक्सर ये जो है बैठ के घरों में यही काम करती है और उनसे आपको पेपरों में भी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो ना उसी के बारे में आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में अगर आ जाता है फुलकारी, तो उसी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देने हैं, समझने हैं और उसी के बारे में लिखने हैं। ठीक है, आपको पता है एग्जामिनर से अधिक इंटेलिजेंट आप होते हो इन कामों में, तो इसके बारे में मुझे अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे कहता है कि फुलकारी की कल्पना मूल रूप से ज्योतिमयकार, ये भी ज्योतिमयकार की होती है। कपड़े के चारों ओर चौकाने के त्रिकोण आकार की आकृति बनाई जाती है, जिसमें खुशनुमा रंग की कढ़ाई की जाती है। प्रायः सरल आकृति बनाई जाती है और फिर बड़ी बड़ी आकृति बनाई जाती है। इसमें चौकोर, छींटे, त्रिकोणी तथा सीधे रेखाएं एवं टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अलग अलग बदलाव के साथ काटी जाती है। इस पूरी योजना में जिस रंग का प्राथमिकता रहती है वह पंजाब में पके गेहूँ का स्वर्णीय रंग होता है। देखिए, इसमें पके हुए गेहूँ के स्वर्णीय रंग को इसमें काफ़ी दर्शाने की कोशिश की जाती है। स्त्री पहले अलग अलग हिस्सों की बाहरी रूपरेखा की सुई से उभारती है और फिर एक निकटती दूरी हिस्सों को विरोधी रंगों से भरती है। खड़ा हुआ यानी तथा क्षैतिज दोनों तरह से बनाए जाते हैं। धागे के कारण बहुत सुंदर एवं आकर्षक नमूने बनते हैं इसे। सामान्यतः फुलवारी के कार्य को परिकल्पना पारंपरिकवाद ज्योतिमय आकार की होती है। ठीक है, तारे के सुनहरे पीले तथा सफ़ेद रंग जिसमें हम मिश्रित रंग चांदी के रंग से मिला देते हैं, रंग के धागों से लाल कपड़ों पर काटा जाता है। मुख्य रूप से परिकल्पना में एक बड़े सितारों के चारों ओर छोटे सितारे विभिन्न रूप से काटे जाते हैं, जिससे कपड़े पर एक हीरे जैसी आकृति उभर कर आ जाती है। रेशम के धागों के चमक को कपड़ों के लाल आधार पर प्रभाव डाला जाता है, जो मन भावन लगता है। कहते हैं कि ये जो बनाई जाती है चटकीले रंग काफ़ी इसका इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी सुंदर होती है और लोगों को आकर्षित भी करती है। ठीक है, और इसमें जो है काफ़ी रंगों के जो होते हैं सम्मिश्रित होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हमारे दृश्य में आकर्षित लगने लगती है। ये आपके घर में भी होगा और आप भी ऐसे ही बनाते होंगे। ये जो चित्रकला है ये आप देख सकते हो, कढ़ाई जो कथा कढ़ाई, यानी एक जो कढ़ाई होती है तो सिंपल कढ़ाई आपने देखा है अभी, लेकिन ये कढ़ाई जो आप देख रहे हो ये कथा कढ़ाई है। कथा कढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप जो साड़ी उड़ी में देखते हो या किसी भी चीज़ में देखते हो, एक कथा के रूप में दी जाती है, यानी कथावाचक, जो एक तरह से सुनहरा कलर भी दी गई है, एक तरह से दृश्य भी दिखाई गई, सुंदरता को प्रेजेंट कर रहा है और एक तरह की कहानी भी प्रेजेंट कर रहा है। इसे हम कथा कढ़ाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में आगे क्या बताना चाहता है। दोस्तों, कथा कढ़ाई जो होती है इसका शीर्षक बंगाल कथा के रूप में दी गई है। कलाकार जो है अज्ञात है, इस कलाकार के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शैली जो है इसका कथा कढ़ाई की गई है। माध्यम है रेशमी कपड़े पर रंगीन धागों से कढ़ाई। जो रेशमी कपड़े होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम धागे से कढ़ाई करते हैं। आपने देखा ही होगा कढ़ाई का होता है सुई जैसा, उसको हम करते हैं अप डाउन करते हैं, जिसकी वजह से एक कढ़ाई बन जाती है। समय जो है समकालीन ही है, इसको भी माना गया है। कहते हैं बंगाल में कढ़ाई और रजाई लिहाफ पर अत्यंत मनोहर कढ़ाई की लोक कथा है। इस प्रथा का नाम कथा रखा गया है। प्रयोग न की जाने वाली पुरानी साड़ियों तथा धोतियों पर कढ़ाई बनाई जाती थी। इन्हें मोटी बनाने के लिए जोड़कर सी दिया जाता था और बंगाल में सभी श्रेणियों की महिलाएं यह कार्य करती है। आपने एक चीज़ देखा होगा, इसके बारे में शायद आपको इन्फॉर्मेशन भी होगी। अगर गाँव क्षेत्र से आप निवास करते हो, गाँव क्षेत्र में रहते हो, तो आपने देखते हो कि मम्मी क्या करती है, एक साड़ी लेती है, साड़ी को कई साड़ियों को इकट्ठा करके उसमें सिल देती है और फिर उसमें क्या करते हैं, तरह तरह की कढ़ाई बना के उसको और भी आकर्षित बना देते हैं। क्योंकि हमारे देश में एक चीज़ बहुत खासियत रहती है कि हम पुराने चीज़ों को क्या करते हैं, हम फेंकते नहीं हैं, हम उसको किसी न किसी रूप में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तभी तो हमारा भारत देश बहुत महान है और ऐसे ही होना ही चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को पुण्य रूपांतरण करके उसको हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष वृद्ध महिलाएं अपने अतिरिक्त समय में यह काम करती है। इस मैक्सिमम जो देखा जाएगा, जो वृद्ध महिलाएं होती हैं ना, वो बैठ के यही काम करती रहती है। ठीक है, रंगीन धागों से पुरानी साड़ियों के बॉर्डर पर कथाओं के साड़ियों की सतह से सी दी जाती है। साड़ियों की सतह पर अलग अलग तरह की परिकल्पना की जाती है। रजाई, शादी की चटलाई एवं थैली, शीशों और गहने जवाहरातों रखने के लिए कपड़ों पर कढ़ाई भी की जाती है। आपने बात मैक्सिमम देखी ही होगी। जो कथाओं की मोटिफ और डिज़ाइन ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य और कर्मकांडीय और धार्मिक क्रियाओं
नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, ठीक है, ग्रामीण त्यौहार, सर्कस तथा अन्य मनोरंजन प्रदान करने वाले खेल कूद का तथा ऐतिहासिक हस्तियों जैसे कि रानी विक्टोरिया से लेनिन तक के चित्रों से लिया जाता है। इन कथाओं को मोटिव यह स्पष्ट करता है कि इसके कलाकार यद्यपि प्रायः अनपढ़ होते हैं, लेकिन इनमें अपने आसपास की वस्तुओं को गौर से देखने की निरीक्षण शक्ति होती है। देखिए दोस्तों, राइटर ने यह बताने की कोशिश किया है कि जो बंदे ये बनाते हैं वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके पास एक अद्भुत शक्ति होती है किसी चीज़ की निरीक्षण करने की, यानी उसको परखने की। आपको पता है, बेशक लोग कुछ अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके पास एक विशेष ज्ञान होता है जो बड़े पढ़े लिखे को भी फेल करके रख देते हैं। ठीक है, तो यही बात को यहाँ दर्शाने की कोशिश किया गया है। सूचीबद्ध कथा एक प्रकार की साड़ी है जो एक विशिष्ट पारंपरिक शैली और तकनीकी से सिली होती है। इनके मोटिव विभिन्न प्रकार के पशु तथा मानवीय आकृति के रूप में होते हैं। साड़ी के आधार गुलाबी रंग के विभिन्न रंगों के धागों से चैन स्टिप श्रृंखला बंद धागे की कढ़ाई पदी से कढ़ाई जाती है। इनमें सफ़ेद, हरा, बैंगनी, लाल, भूरा, पीली, काले रंग का प्रयोग भी की जाती है। राजा जैसे दिखने वाला व्यक्ति घोड़े पर बैठा है। इसके सिर पर जो हमारा चित्र दिखाया, जो अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, उसमें के बारे में वर्णन किया है कि राजा जैसे दिखाने वाला व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है और इसके सिर पर छाता लगा हुआ है और इसके हाथ में विशेष प्रकार की चूड़ियाँ और मधुमक्खियाँ मटीक के तौर पर प्रयोग किए हुए हैं। इस मोटिव की काली घाट पट्टी पत्र के प्रभाव बहुत स्पष्ट है, यानी काली घाट के जो पट चित्र हैं उसके बारे में ये काफ़ी विशेष रूप से प्रकट करती है। इसमें दोस्तों हमने जो बात पढ़ी समझी, इसमें यही बात कहता है, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में मैं इसके निष्कर्षण पे बात करूंगा, क्योंकि अगर आपको निष्कर्ष समझ में आ जाती है तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों, इन सारी बातों से हमें ये समझ में आया कि हमारा जो कलाकृति है वो पुरानी से ली गई है और पुराने समय में जो कलाकृति थी वो विशेष रूप से अपने एक अद्भुत बात रखती थी। क्यों? कारण ये था क्योंकि उस समय के जो कलाकार थे वो अनपढ़ होने के बावजूद भी उनकी कलाकृति में एक विशेष समावेश दिखता था। वो बड़े बड़े चीज़ों को सहज कह जाते थे और बड़े बड़े चीज़ों को वो उनके कहने की जो तकनीक थी बहुत ही आसान थी। तो राइटर ने यही बात दर्शाने की कोशिश किया है। इसमें ये बात और भी विशेष देती है कि भारतीय लोक कला अपने प्रयोग के लिए उपयोगी वस्तु तथा आसपास घर, फर्श, दीवार तथा चौकी की सुंदर सजावट करते थे। देखिए, आज भी महिलाएं जो है घर पर सजावट करती है और करते रहते हैं। आज तो पुरुष भी लगे हुए हैं। भारत विभिन्न प्रकार की लोक कलाएँ पाई जाती है। उदाहरण चित्र, मूर्तिकला, खिलौना, वेशभूषा, वर्तमान तथा फर्नीचर बनाते हैं इत्यादि। आप अगर गांव से निवास करते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर हर तरह की मूर्तियां बनाई जाती है और तीज त्यौहार में तो और भी बनाई जाती है और बेची भी जाती है। भारत का हर एक गांव का अपनी लोक कला की शैली के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इन सब में कुछ शैलियों की बहुत प्रसिद्ध, जैसे कलमकारी, कोलम, मधुबनी, कालीघाट, फुलकारी, अन्य कथाएं, बहुत ही लोक कथाएं। देखो ये दोस्तों, ये सारे जो कथाएं और मधुबनी से बात बताई गई है सब ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बता रहा है और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कला की दृश्य समझ सामने आती है। कोलम फर्श सजाने की कला है, जबकि फुलकारी तथा कंध्या कपड़े पर कढ़ाई की काम करती है। मधुबनी कला घाट तथा कलमकारी चित्रकारी के प्रसिद्ध है, यानी चित्रकला को बनाया जाता है। इन लोक कलाओं की प्रस्तुति में कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं परिकल्पना साथ प्रेरित प्रसंगों का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी कलाकार होता है ना, वो प्रसंग का प्रयोग करते हैं। प्रसंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि उनके कलाकृति में कुछ विशेष मोटिव होता है, किसी व्यक्ति को समझाने का एक तकनीक होता है। पुराने समय में जब अंग्रेज या कोई भी होते थे, बड़े बड़े मंत्री या संतरी हुआ करते थे, तो जो पेंटर होते थे उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप पे बात ना करके उनको पेंटिंग के रूप में दर्शाते थे कि वो कैसे थे और क्या थे। ठीक है दोस्तों, ये बात बड़ी खास मानी जाती है। कोलम कलाकार प्राकृतिक विभिन्न वस्तुओं को प्राथमिकता देती है। बंगाली महिलाएं कंथ्या में मानवीय और पशु की आकृति का प्रयोग करना पसंद करती है। देखिए, आपने देखा ही होगा कि जो महिलाएं हुआ करती है वो इन चीज़ों पर बड़ी ध्यान देती है, क्योंकि महिलाएं के जो दिल में होती है बातें और जो उनके साथ प्रताड़ना होती है, वो सारे चीज़ें क्या करती है, वो अपने कढ़ाइयों में, अपने बनाए हुए रंगों में दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जो होते हैं अपने, जो कभी कभी जो औरतें होती है अपने दिल का दर्द जो होता है, जो उनकी थिंकिंग होती है, वो इन्हीं चीज़ों में दर्शाने की कोशिश करता है और लोगों को उनके बारे में समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी मेरा ये वीडियो देखते हो तो उसको पूरा ही देखा करो, क्योंकि देखने से ये होगा कि आपको पूरी अच्छी समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि मेरा तो ये विश्वास है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे या ढंग से समझोगे तो 100% आप पास हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा टेक्निक है जैसे आपको मैं कोशिश करके पास भी करवा सकता हूँ। लेकिन आप जब देखोगे, समझोगे नहीं और पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से हो जाएगा। दोस्तों, पास होने के लिए आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको समझा दिया,
अगर इसमें मोटिव आपने समझ लिया कि भाई पुराने समय में जो कलाकार थे कैसे बनाया करते थे, किस बेस पे करते थे काम, तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप थोड़ा देखते हो, उसके बाद दोबारा इसको देखते नहीं हो। कहते हैं कोई भी पढ़ाई जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए ना, तब तक आपको उसको कोशिश करते रहना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सफलता ही में ही आप लोग के माता पिता और आपके घर वालों के मोटिव छुपे होते हैं। हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छे करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर ले। तो मेरा तो यही विचार है कि मेरा जो 20 मिनट के वीडियो होता है, अगर आप अच्छे से उसको देख लेते हो, समझ लेते हो, सोच लेते हो, तो आपको इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति फेल नहीं कर सकता है। आप एग्ज़ाम में देखोगे, जाओगे, देखना, अगर आप मेरे पास पढ़े रहे होगे ना, तो आप बैठ के वहाँ क्वेश्चन कर रहे होगे, बाकी जितने भी बच्चे होंगे ना वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाने का कभी अपना तकनीक होता है दोस्तों। ठीक है, अधिक बातें ना करके यही विश्वास के साथ कि आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लोगे, ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। ओके बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।